नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और इसके बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य है वो आएगा गुप्त काल का। लेकिन इसके बीच में कुछ छोटे छोटे राजा रहेंगे और इनका काफ़ी योगदान और काफ़ी चीज़ें ये भी शुरू करते हैं और जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो डेफिनेटली हमें पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, जो कि इंग्लिश में बोलेंगे हम पोस्ट मौर्य पीरियड। अब इसमें सबसे पहला वंश पढ़ेंगे हम शुंग वंश। शुंग वंश, देखिए इसकी कहानी क्या है। जो मौर्य काल था, मौर्य वंश था, उसमें जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था वृहदत्त। ये वृहदत्त, इसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसने इसकी हत्या की। क्योंकि इसकी हत्या करने के पीछे रीजन ये माना जाता है क्योंकि मौर्य काल के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और वो भारत में बौद्ध धर्म का बड़ी तेजी से प्रचार कर रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू धर्म या फिर हम कहें ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे नाखुश थे और उन्होंने भी अपना हिंदुत्ववाद को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने वंश की शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाएगी। अब देखिए, तो यही बात थी। इस वंश का जो फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग, तो ये इसका फाउंडर बना और ये प्रथम ब्राह्मण वंश था। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो वो वंश था शुंग वंश। ये वंश का जो कार्यकाल रहेगा 185 बीसी से लेके 72 बीसी तक रहेगा। अब इसमें और देखते हैं क्या क्या बात है। भारत में बौद्ध धर्म का विनाश किया इन लोगों ने। जो अशोक ने बहुत सारी चीजें जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बनवाई थी, जो स्तूप बनवाए थे, तो वो सारे के सारे इन लोगों ने क्या किए, उनको ध्वस्त किया, खत्म किए। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी कर दिए, लेकिन अधिकतर किए। उसके बाद संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इन्हीं के काल में हुआ और इन्हीं के काल में एक महान आदमी थे जिनका नाम था पतंजलि। आप जो योग करते हो तो वो योग यही पतंजलि ने ही शुरू किया भारत देश में, और इनकी एक किताब है महाभाष्य। ये किताब महाभाष्य पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा। विदिशा जो कहां पड़ती है, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, इसी को राजधानी बनाया गया। अगला उत्तराधिकारी बना अग्निमित्र शुंग। अब ये जो अग्निमित्र शुंग है, ये पढ़ना जरूरी क्यों है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे राजा बनते हैं, लेकिन हमें सारे राजा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा सा काल ऐसा है, इसमें ज्यादातर जो मेन राजा हैं वो पूछे जाते हैं या उनके कोई मेन काम है वो पूछे जाते हैं। तो अग्निमित्र शुंग जो थे, एक कालिदास का एक नोवेल है जो है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ये जो नोवेल लिखा गया है, ये जो कालिदास थे ये गुप्ता पीरियड के रहेंगे। मतलब जो आगे हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे वहां पे कालिदास रहेंगे, लेकिन इन्होंने ये जो नोवेल लिखा है इस वंश के बारे में लिखा है और स्पेशली किस राजा के बारे में लिखा है, किस उत्तराधिकारी के, तो अग्निमित्र शुंग के बारे में लिखा है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दी इन्होंने, इसको प्रोटेक्ट भी किया और सांची स्तूप की मरम्मत भी कराई। सांची स्तूप में पहले जो बाउंड्री बनी थी वो लकड़ी की थी और इन्होंने ही उस बाउंड्री को लकड़ी से पत्थर की बनवाया था। उसके बाद जो इसका लास्ट रूलर रहा वो रहा देवभूति। देवभूति इसका लास्ट रूलर था, तो इससे ज्यादा हमें इसमें जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कण्व वंश के बारे में, जो कि 72 बीसी से लेकर 28 बीसी तक रहेगा। उसके बाद इसका फाउंडर रहेगा वासुदेव, और वासुदेव का पुत्र जो रहेगा, इसमें ज्यादा पूछता नहीं है, बस इसमें फाउंडर का आप याद रखिएगा। और वासुदेव का पुत्र रहेगा जिसका नाम रहेगा सुशर्मा। अब सुशर्मा जो है ये इसका लास्ट रूलर भी रहेगा, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। उसके बाद सातवाहन वंश 28 बीसी से लेके 225 एडी तक रहेगा। अब ध्यान रखिएगा, हम एडी में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसका जो फाउंडर रहेगा शिमुख इसका फाउंडर रहेगा और इसकी कैपिटल रहेगी प्रतिष्ठान। महान शासक इस काल में बहुत सारे जो ये वंश रहेगा इसमें बहुत सारे राजा रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहेगा महान शासक 23वां गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये 23वां रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2014 में भी
एसएससी ने क्वेश्चन पूछा और एक दो बार बाद में भी पूछा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे राजा हुए हैं तो जाहिर सी बात है सारे तो पूछेगा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पूछेगा। इनके कुछ इस गौतमी पुत्र के कुछ इंपॉर्टेंट काम है वे भी पूछे जाते हैं। तो पहला काम क्या, शीशे के सिक्के चलाए इन्होंने, मतलब कांच के सिक्के चलवाए जो कि करेंसी के तरीके से यूज किए जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम था जिसने चलवाया, प्रथम शासक था। उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देनी भी शुरू की। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देना किस राजा ने शुरू करवाया, गौतमी पुत्र ने शुरू करवाया। उसके बाद नाम से पहले माता का नाम लिखने की प्रथा भी यहीं से चली। उसके बाद जो इसका लास्ट रूलर रहेगा वो रहेगा पुलुमावी तृतीय, तो ये इसका लास्ट रूलर रहेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ी सी बातों को फिर से आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मौर्योत्तर काल में जो है कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हुआ हिंद यूनानी का, फिर सेकंड नंबर पे शक, फिर तीसरे पे पल्लव और चौथे पे कुषाण। ये चारों के चारों सीक्वेंस से आप याद करिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार पूछे गए हैं लेकिन सीक्वेंस से पूछे गए, आगे पीछे कर देता है और कहेगा कि इनको सीक्वेंस से लगाइए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमें 3 पढ़ने हैं, पल्लव के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए तो बात करेंगे सबसे पहले यूनानी की। हिंद यूनानी, इनका जो ओरिजिन था ये यूनान से था और जिसका इसका फाउंडर था डेमेट्रियस प्रथम, इसका फाउंडर था। उसके बाद कैपिटल थी शाकल जो कि सिंध में पड़ती थी, और इसका जो ग्रेटेस्ट रूलर था मिनांडर जो है इसका ग्रेटेस्ट रूलर था। अच्छा एक चीज यहां पे समझिए, देखिए जो इंडिया है नीचे जो है ये पानी से घिरा हुआ है, इधर जो है ये आपका हिमालय से घिरा हुआ है, और इधर यही एक जगह बचती है भारत में एंट्री लेने के लिए, और यहीं पे ये सिंध पड़ता है। इसीलिए जो मुस्लिम भी आएंगे वो सबसे पहले सिंध पर ही आक्रमण करेंगे और सिंध पर ही अपना दबदबा बनाएंगे। तो जितने भी जो बाहर से लोग आते थे ये इसी रास्ते से आते थे। अब बात करें भारत का पहला शासक जिसने स्वर्ण सिक्के चलवाए, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, हिंद यूनानियों ने ही चलवाए। उसके बाद इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया, भारत में आके इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और नागसेन से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद सेकंड वंश आता है शक वंश। शक वंश का जो ओरिजिन है ये सेंट्रल एशिया से है, ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे, और इसका जो महान शासक रहा उसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो है इसका महान शासक रहा। और सुदर्शन झील, ध्यान रखिएगा सुदर्शन झील मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हमने कहां पे पढ़ी थी, ये हमने मौर्य के वंश में पढ़ी थी, और मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और इसने उसका पुनः निर्माण करवाया, मतलब उसका जो वो खराब हो गई थी या जो थोड़ी वो सूख गई थी तो उसका पुनः निर्माण करवाया। उसके बाद इन्होंने जो है जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है, वो रुद्रदामन ने ही करवाया था। उसके बाद अगर हम बात करें कुषाण वंश की, तो कुषाण वंश का महान राजा रहा जिसका नाम है कनिष्क। देखिए कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो इसी की देन है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो 78 एडी में जो इसने एक कैलेंडर चलवाया था जिसका नाम था शक संवत। तो शक संवत ये याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है, अभी एसएससी ने भी कई बार पेपर में पूछ लिया है ये, और पूछता ही रहता है क्योंकि ये कैलेंडर हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि अभी ये कौन सा साल चल रहा है शक संवत के हिसाब से, तो जो ईयर होता है उसमें से हम 78 माइनस कर देते हैं, ना कि प्लस। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद चौथी बौद्ध महासंगति आयोजित करवाई इसने। उसके बाद रेशम बनाने की जो तकनीक है वो चाइना में शुरू हुई। अब यहाँ पे उसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या लिंक है उस चीज का ध्यान से समझिएगा। अब जब चाइना वाले रेशम बनाते थे तो वो इसके एरिया से उस रेशम को लेके जाते थे, जिसकी वजह से ये उनसे टैक्स वसूलता था, और टैक्स बहुत ज्यादा वसूलता था, और जिसकी वजह से इसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसके पास धन की कमी नहीं थी, और ये प्रथम शासक बना जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, शुद्ध प्योर, बिल्कुल प्योर गोल्ड। इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए लेकिन वो प्योर नहीं थे, इसने प्योर चलवाए। कनिष्क के दरबार में कुछ लोग रहते थे, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप भी इनको याद रखिएगा। तो राजवैद्य चरक, तो चरक इनके दरबार में थे, राजवैद्य थे, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछी गई है। राजकवि अश्वघोष और किताब है बुद्ध चरित।
तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है, और इस कुषाण वंश का जो लास्ट रूलर रहेगा उसका नाम है वासुदेव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा, इनको समझिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।